Class 10, Chapter number 1, Chemical Reaction and Equation. Topic: What is chemical equation and what is word equation? तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया था और हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो इस पूरे एक्टिविटी को वर्ड इक्वेशन में बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर एरो लगाकर राइट हैंड साइड पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड वाले को कहते हैं प्रोडक्ट्स। इसे ही तो कहते हैं वर्ड इक्वेशन। हमने पूरी एक्टिविटी को एक लाइन में लिख दिया। चलो इसे एक डेफिनेशन से समझते हैं। Chemical reaction that use the full name of substances, that is reactants and products, and convert the whole process of any experiment or any activity into simple one-liner equation is known as word equation। मतलब कोई भी chemical equation हो रही है उसमें हम substances के नाम को यूज करते हैं, full name को यूज करते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम की जगह पर पूरा उसका नाम लिखा मैग्नीशियम पूरे वर्डिंग में, ऑक्सीजन की जगह पर पूरा उसका नाम लिखा ऑक्सीजन, और एक सिंपल सी लाइन इक्वेशन में इसको पूरे प्रोसेस को लिख दिया। तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर मैं मैग्नीशियम की जगह पर Mg लिख दूं तो, ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिख दूं तो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर MgO लिख दूं तो क्या होगा? अरे होना क्या है, आपका वर्ड इक्वेशन चेंज होकर केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। A chemical reaction using formulas of an element, reactants and products, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जहां पर हमने मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखा था मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखा था ऑक्सीजन, उसकी जगह पर हमने मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखना है। सिंपल केमिकल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूलाज। जैसे मैग्नीशियम की जगह पर हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन की जगह पर हमने O2 लिखा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर हमने MgO लिखा। ये सारे केमिकल फॉर्मूलाज हैं। ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन बनी है ना, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी करना होता है। अगर मैं Mg के सामने 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आता ही है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम करती है। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो चाय तो सभी के घर में बनती ही है। मेकिंग ऑफ टी इज अ केमिकल प्रोसेस। क्योंकि चाय बनाना एक केमिकल प्रोसेस है, तो आपको कमेंट में चाय बनाने के प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन में लिखकर बताना होगा। तो टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.2 में है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें बेसिकली करना क्या है, प्रोसेस क्या है इसका। इसमें एक आपको फ्लास्क लेना है, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े, और उसके ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। उसके बाद इसको करना है मिक्स। बस इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद जो बनेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम है जिंक सल्फेट। तो ये प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है। आपने जिंक ग्रैन्यूल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, मिक्स किया, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिला? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपका वर्ड इक्वेशन है जिंक, पूरा पूरा नाम लिखना है। याद है ना वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? जिंक लिख दिया आपने, प्लस डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, और एरो डालकर क्या लिखा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब वर्ड इक्वेशन को चेंज करेंगे केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में होता है फॉर्मूलाज। जिंक की जगह पर उसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, दैट इज Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर क्या लिखेंगे? उसका फॉर्मूला, दैट इज H2SO4। जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला लिखकर वो पूरी इक्वेशन पूरी नहीं हो सकती, इसमें आपको इसको बैलेंस भी करना होगा, और बैलेंस करने के साथ साथ आपको इसके सिंबल्स भी लगाने होंगे। जो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस होता कैसे है? तो अब इनके पैर में आप देख रहे हो कि H के पैर में जैसे 2 लिखा है, ऑक्सीजन के पैर में 4। तो ये जो 1 2 3 4 पैरों में लिखा हुआ है, इसी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्स की नंबरिंग क्या है। मतलब जैसे हाइड्रोजन के पैरों में लिखा है 2, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं।
अगर ऑक्सीजन के पैरों में 4 लिखा है तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो पैरों में क्या है उसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, अगर 4 लगा है पैर में तो आप कहोगे एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है 4। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस चार्ट को ध्यान से, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड वाले। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर है एटम्स के। जिंक के कितने एटम्स हैं, अब जिंक के पैर में कुछ भी नहीं है तो मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा जब कुछ भी ना हो तो वो क्या होता है, तो उसको आप कंसिडर करते हो 1। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जिंक के पैर में कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम इसको 1 कंसीडर कर लेंगे। हाइड्रोजन के एटम्स देखो रिएक्टेंट में कितने हैं 2, सल्फर का है 1 एंड ऑक्सीजन का है 4। सिमिलरली प्रोडक्ट वाली साइड राइट हैंड साइड भी देख लेंगे, इन्हीं एटम्स के सारे एटॉमिक नंबर्स क्या हैं। प्रोडक्ट में देखेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर है 1 क्योंकि इसके पैर में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 1 आएगा। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, इसमें इसके पैर में 2 है यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 1 है एंड ऑक्सीजन का अगेन 4 है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को मैच करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक कितना है 1, राइट हैंड साइड पे जिंक कितना है 1, ये दोनों बराबर है। चलो चलो, और हमें चाहिए क्या था, दोनों बराबर ही चाहिए थे। अब हाइड्रोजन देखो लेफ्ट पे 2 है राइट में भी 2 है, ये भी ठीक हो गया। सल्फर देखो 1 है और इधर भी 1 है, ये भी ठीक हो गया। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट पे 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ये भी ठीक हो गया। ये तो सारे दोनों बराबर बराबर ही है। और हमें चाहिए यही था कि दोनों साइड पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों साइड पे इक्वल हो। तो ये वाला इक्वेशन आपका बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो है वो दोनों साइड पे इक्वल हो। मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसे मास कहते हैं। जैसे कि सपोज आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर कंटेंट है क्या है, वो उसका कंटेंट है आपका लिवर, आपका स्टमक, लंग्स, ये सारे मिला जुलाकर आपके कंटेंट मिलाकर आपके जो बॉडी का मास बनता है वो सपोज करो 30 kg। उसमें से जब हम ग्रेविटी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 40-45 बन जाएगा। अब ग्रेविटी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं और धरती के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से हमें ये अर्थ के ऊपर एक खिंचाव मिलता है जिसकी वजह से हमारा जो मास है वो बढ़ जाता है, और मास प्लस ग्रेविटी जब हो जाती है तो उसको वेट कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास बॉडी का सिर्फ और सिर्फ बॉडी के एलिमेंट्स का कंटेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है उसमें मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड होता है। यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? यस, समझ में आ गया। अरे पता है मुझे। अगर कार्बन की बात की जाए तो इसका मास नंबर होता है 12, और अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो होता है 6। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दिस बोथ आर डिफरेंट। किसी भी एटम का मास ऊपर की साइड लिखा जाता है और इसका एटॉमिक नंबर इसके पैरों में लिखा जाता है। हम केमिकल इक्वेशन में इसी एटॉमिक नंबर जो पैरों में है इसी को ही बैलेंस करते हैं, और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करने से मास नंबर खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मास होता है वो बॉडी प्लस उसका कंटेंट होता है। तो कार्बन का कंटेंट क्या हो सकता है? एज यू नो, किसी भी एटम के अंदर इसका कंटेंट होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के एटम में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों कंटेंट से बनता है कार्बन का मास। सिमिलरली बाकी एटम्स में भी ऐसा ही होता है। तो कार्बन का मास बना कार्बन के कंटेंट से, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? वो लॉ है जो लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction, means the number of atoms of each elements remain the same before and after a chemical reaction। कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें एटम्स का जो मास होगा
ना तो रिएक्शन के पहले चेंज होगा और ना ही रिएक्शन के बाद में चेंज होगा। सपोज करो केजी में अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंट्स मान लो रिएक्शन से पहले आपके थे 5 केजी के, लेकिन जब रिएक्शन होती है वही रिएक्टेंट्स 5 केजी वाले आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं एक नया, तो वो भी तो 5 केजी का होगा, क्योंकि उसमें कुछ हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वो आपस में ही ऐड हो जा रहे हैं। प्रोडक्ट भी तो वही बनेगा ना 5 केजी का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कोई क्रिएट नहीं हो रहा कोई भी, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं आसान सा, मतलब समझाने के लिए कह रही हूँ, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वैसे ही है सिंपल सा, ठीक है। जैसे हमने पाइनएप्पल ले लिया 2 केजी, एप्पल ले लिया 1 केजी एंड बनाना ले लिया 4 केजी। 2 केजी प्लस 1 केजी प्लस 4 केजी, इनको कट 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 टुकड़े कर लिए इनके और मिक्स कर दिया, ऐसे हमने क्या बना दिया, इसका फ्रूट चाट बना। अब हमारे पास टोटल रिएक्टेंट कितने थे, 2 केजी प्लस 1 केजी प्लस 4 केजी, टोटल हमारे पास 7 केजी रिएक्टेंट थे। जब प्रोडक्ट उसको काट के हमने प्रोडक्ट बना दिया, क्या बना दिया, स्लाइस फ्रूट चाट बना दिया। तो वो अब ये बताओ कि इसमें से हमने कोई छिलका नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं निकाला, ठीक है, ये ऐसे ही छिलके के साथ ही सारे फ्रूट्स को हमने कट करके मिक्स कर दिया। तो अब ये बताओ कि जो हमारे पास 7 केजी टोटल रिएक्टेंट्स थे, क्या वो कम हो जाएंगे, क्या वो बढ़ जाएंगे, नहीं, सेम ही रहेंगे। तो हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसी लॉ के ऊपर वर्क करती है।